गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स एमसीक्यू की सीरीज में 23 के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स जिसमें आप करंट अफेयर से कंसर्निंग एमसीक्यूज को फेस करते हैं वहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। जो टेस्ट सीरीज है उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ पर जो फ्री टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट, उसको आप रजिस्टर करने के बाद एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेरियस एमसीक्यूज रोज हम डिस्कस करते हैं उसको आप नेटमॉक की एप्लीकेशन पर भी जाके मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें वीडियो से कंसर्निंग। पहले यहाँ पे मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। जिनको पता है वो फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं और अगर कंसिस्टेंटली आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे फॉल करे तो उसे एक्सीलेंट माना जाता है। रेगुलरली अगर आप 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक कर पाते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। और ये मोर देन इक्वल टू 60% यहाँ पे स्कोर होने की वजह से इसे एक सेफ ब्रैकेट माना जाता है। जो नीचे का ब्रैकेट है 4 to 5 एमसीक्यूज वाला, ये 40 to 55% वाला जोन होता है और यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं प्रीलिम्स के क्रैक होने के। और जो लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज हैं यहाँ तो चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसी वजह से इसको हम डेंजर जोन कहते हैं। आपका जो पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो डेंजर जोन से ऊपर उठ के एक्सीलेंट जोन में आने का होना चाहिए। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस अलाउइंग इन्वेस्टर्स एंड फार्मर्स टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो अभी एक स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है वो आपको बताना है। एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐसा अध्यादेश को लेके आए, एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट जो है और स्टेट लेवल पे स्टेट असेंबलीज जो है वो फंक्शन में नहीं है। इसी वजह से जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू आप जो अध्यादेश होते हैं वो लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस है उसने क्या कहा है, उसने अलाउ किया है फार्मर्स को और जो इन्वेस्टर्स हैं ताकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अग्रीमेंट में एक साथ आ सके। इससे क्या होगा, फार्मर्स की जो इनकम इतने टाइम से रुकी हुई है वो स्टार्ट हो जाएगी और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट होगी थ्रू इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे कौन सा वो स्टेट है वो आपको बताना है। क्या वो उड़ीसा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है या फिर पंजाब है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख लेते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली एक आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है इसमें और देन लेट्स से देयर इज अ फार्मर। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है ये फार्मर के साथ एक अग्रीमेंट प्री हार्वेस्ट सीजन के अंदर ही साइन कर लेता है। लेट्स से कि ये कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मुझे 10,000 kg एक पर्टिकुलर टाइप के पोटैटोज चाहिए ताकि ये पोटैटोज चिप बना सकें। तो पोटैटो चिप्स बनाने के लिए इस कॉन्ट्रैक्टर को एक पर्टिकुलर टाइप के पोटैटोज चाहिए और 10,000 kg का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक पर्टिकुलर फार्मर या एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को ये दे देता है। ठीक है, तो ये क्या एक किस तरीके का एग्रीमेंट होता है, ये प्री हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के डालने के बाद ही जो पूरा प्रोसेस होता है हार्वेस्टिंग का वो स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन पे वापस आए, ऑर्डिनेंस की बात करें तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट थी वो, उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ किया है कि इन्वेस्टर्स और फार्मर्स इस तरीके के जो अग्रीमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ पे कुछ नए फैक्ट्स और नए कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट एम्स टू ब्रिंग अ ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरी सेक्टर इन इंडिया। तो ये ब्लू रेवोल्यूशन जो है उसको लाने के लिए और वो भी किस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट हो सके फिशरी सेक्टर के अंदर, ये कोशिश कर रहा है या ये इसका एम है, हो सकता है। इट स्ट्राइव्स टू क्रिएट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 15 लाख फिशर्स और फिश फार्मर्स। तो फिश फार्मर्स के लिए यहाँ पे 15 लाख जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इट ऑल्सो इंटेंड्स टू ऑगमेंट फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी एट एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9% टू अचीव अ टारगेट ऑफ 22 मिलियन मैट्रिक टन्स बाय 2024-25। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट की कितने की बात करी जा रही है, 9% की। और क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो टारगेट कितना है, 22 मिलियन मैट्रिक टन है। कब तक, 2024-25 तक। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर और बेसिकली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसके बारे में है ये भी पूछा गया है। तो सोचिए क्या आंसर होगा इसका। आपने डेफिनेटली इस स्कीम के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सोचिए, वीडियो को पॉज करके फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये जो स्कीम है 5 साल का इसका ड्यूरेशन है। 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये इसका टाइम पीरियड है और यहाँ पे जो ग्रोथ रेट की बात हो रही है वो बिल्कुल सही दी है। 9% की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करी जा रही है एनुअल ग्रोथ रेट की और 22 मिलियन मैट्रिक टन हमारा टारगेट है 2024-25 तक। तो तीसरी स्टेटमेंट तो आपकी हो जाती है करेक्ट। अब बात करते हैं कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें। देखिए, डायरेक्ट जब भी कोई चीज़ हम करते हैं उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके की एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होती हैं और इनडायरेक्ट कई बार डायरेक्ट से भी ज़्यादा हो जाती हैं। यहाँ पे 15 लाख फिशर्स और फिश फार्मर्स को डायरेक्टली ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। और अगर आप ये वीडियोस फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो अभी हमने 2-3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में डिस्कशन किया था कि ये जो स्कीम है फिशरी सेक्टर से रिलेट करती है। तो ऑफकोर्स ये
ब्लू रेवोल्यूशन लाना इसका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल मैनर में फिशरी सेक्टर के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट है, आंसर हमारा हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के बारे में और पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, किसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बात करी जा रही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन ऑल इंडिया बेसिस विद एन आउटले ऑफ 1 लाख करोड़। तो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और जिसमें 1 लाख करोड़ का आउटले होगा, हो सकता है। द एक्सपेंडिचर विल बी शेयर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट इन द रेशियो ऑफ 50-50। तो जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, ये जो हमारी पूरी स्कीम है, इसमें इक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉस्ट का, वो होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट, स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड ओवर अ 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 2021 टू 2024-25। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, अभी हमने जैसे प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना के बारे में डिस्कस किया था, 5 साल की वो स्कीम थी, उसके अंदर भी जो टाइम पीरियड था वो यही था। तो यहाँ पर इस स्कीम के साथ भी 5 साल की बात करी जा रही है और जो टाइम पीरियड है वो हमारा सेम है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है। अगर बात करी जाए कि सेंटर और स्टेट इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो 60:40 का रहेगा एक्सपेंडिचर का। तो 60% एक्सपेंडिचर सेंटर लेगा, 40% स्टेट लेगा। और अगर टोटल आउटले की बात करें, बिकॉज इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये तो यहाँ पे डिटरमिन हो ही चुका है, लेकिन टोटल आउटले यहाँ पे 1 लाख करोड़ का नहीं है, इट इज ऑफ 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ का टोटल आउटले है यहाँ पे। और जो फोकस होगा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के अंदर, क्योंकि यहाँ फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो पेरिशेबल जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स आपको पता है जल्दी खराब हो जाती है। उसको फूड प्रोसेस कराकर जो आपकी प्रोसेस्ड आइटम्स होती है, जैसे फ्रूट्स को यूज़ करके आप जैम बना लेते हैं, पिकल्स बना लेते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे सारे एक्टिविटीज़ होती हैं वो करी जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कॉयर के ऊपर है। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट कॉयर। कॉयर के बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली पढ़ते हैं, कॉयर इज ए 100% नेचुरल फाइबर। जो कॉयर है वो 100% नेचुरल फाइबर होता है, हो सकता है। इट इज रिट्रीव फ्रॉम कोकोनट हस्क, ये कोकोनट हस्क से निकाला जाता है, ये भी हो सकता है। इट इज पार्शली बायोडिग्रेडेबल, ये पार्शली बायोडिग्रेडेबल होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। कॉयर के ऊपर क्वेश्चन इसलिए बनाया गया बिकॉज इससे कंसर्निंग आर्टिकल जो था न्यूज में था। कॉयर के बारे में बात करें, देखिए कॉयर जो होता है ना वो नारियल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो इसका हार्ड शेल होता है ना और बाहर की जो लेयर होती है उसके बीच का जो रीजन होता है वो जो होता है उससे कॉयर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और मेन इसका यूज़ क्या किया जाता है, मेन इसका यूज़ जो होता है वो मैट्रेसेस बनाने में किया जाता है, ब्रशेस बनाने में, मैट्स बनाने में। आपने देखा होगा इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने काफ़ी ज़्यादा मैट्स देखे होंगे काफ़ी जगह पे जहाँ पे जिसके ऊपर वेलकम सा लिखा होता है। वो जो मैट्स बनाए जाते हैं वो कॉयर फाइबर से ही बनाए जाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्या ये नेचुरल फाइबर है 100%? यस, ये एक 100% नेचुरल फाइबर है। और मैंने आपको बताई दिया कि कोकोनट हस्क से ये निकाला जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई। इसके और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस होती हैं, जैसे कि रोटिंग नहीं होती है, ये गलता सड़ता नहीं है, मॉइस्चर भी इसको कुछ इंपैक्ट नहीं कर पाता है। और परमिएबल जो होता है ये होता है, लेकिन साथ में ही स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी। टोटली बायोडिग्रेडेबल होता है, तो यहाँ पे पार्शली बायोडिग्रेडेबल का मतलब नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी खासियत है और क्योंकि आर्टिकल इसके ऊपर था तो पूछा जा सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में पूछा गया। कस्तूरी रंगन कमेटी जो बनाई गई थी वो किस इशू पे बनाई गई थी? क्या वो गंगा रिवर पे बनाई गई थी, क्या वो वेस्टर्न घाट पे बनाई गई थी, ईस्टर्न घाट पे बनाई गई थी, या हिमालयस पे बनाई गई थी? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए कमेटी का पूछने का रीज़न यही था, पहले मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है वेस्टर्न घाट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। और वेस्टर्न घाट की वजह से ही इस कमेटी का जिक्र हुआ और हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया, क्योंकि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वेरियस 6 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी थी। किसके ऊपर? इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के ऊपर, जो कि वेस्टर्न घाट में फॉल करता है। इसमें जो 6 स्टेट इंक्लूड करे गए थे वो कौन से थे? वो थे केरला, कर्नाटका, गोवा भी था, इसमें महाराष्ट्र भी था, साथ में गुजरात भी था और तमिलनाडु भी था। इसको देख सकते हैं, जो 6 स्टेट्स जो हैं वो यहाँ पे वेस्टर्न घाट में फॉल करते हैं। यहाँ पे नीचे तमिलनाडु, केरला से लेकर ऊपर गुजरात तक। तो इन 6 स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स थे इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करी गई थी कंसर्निंग इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के ऊपर। कमेटी ने रेकमेंड किया है, यहाँ पे जो एक
कस्तूरी रंगन कमेटी जो है कुछ टाइम पहले इसके ऊपर बिठाई गई थी, और क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का जो था वो जिक्र उठा था, तो हमने कस्तूरी रंगन कमेटी जिसने कहा था कि इन सभी एरियाज को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में डाल देना चाहिए, इसके बारे में हमने क्वेश्चन बनाया। इसके ऊपर कस्तूरी रंगन कमेटी के अलावा एक और कमेटी भी बनाई गई थी जिसका नाम आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि अपार्ट फ्रॉम कस्तूरी रंगन कमेटी और कौन सी कमेटी वेस्टर्न घाट के ऊपर बनाई गई थी। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में है। पूछा गया कि इंडिया की रैंकिंग इसके अंदर क्या रही है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 73rd, 53rd। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, नेवरदलेस आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, तो यहां पे हमारा आंसर है डी, 63rd पोजीशन रही है। 2018 में जो हमारी रैंकिंग थी वो 77 थी, और अभी रिसेंटली हमने बहुत ऊंचा जंप देखा है, तो 63rd हमारा रैंक आ गया। तो एक बार देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में हमारा रैंक कैसे है वो देखेंगे, बट पहले यहाँ पे देख लीजिए जो 2018 में टॉपर था न्यूजीलैंड, उसने अब भी टॉप किया है। सिंगापुर का रैंक जो है वो भी चेंज नहीं हुआ है। हांगकांग ने अपना रैंक इंप्रूव किया है एक पायदान से, और डेनमार्क ने अपना रिड्यूस किया है। तो यहाँ पे आप जो टॉप 8 या 9 लोग हैं वो भी देख सकते हैं, और जो इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील है, इसका रैंक भी देख सकते हैं। तो चाइना का काफ़ी अच्छा है, रशिया का हमारे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, जो ब्राजील है वो इतना अच्छा नहीं है। ये इसके अलावा जो हमारी रैंकिंग है वो देख सकते हैं, पहले 3 डिजिट में रहती थी, अभी रिसेंटली 2 डिजिट में आना शुरू हुई है, और अभी तक का बेस्ट स्कोर हमारा 63rd रैंक जो है वो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 100% सोलराइजेशन स्कीम के बारे में पूछ रहा है कि किस टेंपल के लिए 100% सोलराइजेशन स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई है। क्या लिंगराज टेंपल के लिए करी गई है, जगन्नाथ टेंपल, कोणार्क टेंपल, बृहदेश्वरा टेंपल। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए, तो कोणार्क टेंपल की जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से मीट किया जाएगा, और इससे जो प्राइम मिनिस्टर का हमारा विजन है कि हम इस एरिया को एक हिस्टोरिकल सन टेंपल टाउन ऑफ कोणार्क बनाएंगे, उड़ीसा के अंदर एक सूर्य नगरी बनाएंगे, और ये भी इससे कंप्लीटली अचीव किया जा सकता है। जो टेंपल है इसकी कुछ और विशेषता मैं बता दूं आपको। द टेंपल इज डिजाइन ऑन द शेप ऑफ कोलोसल चैरियट, तो एक रथ की तरह ये बनाया गया है, एंड इसको किसको डेडिकेट किया गया है, सन गॉड को। तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसको डेडिकेट है, ये किया गया है सन गॉड को किया गया है, और चैरियट शेप में ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसको, ये चैरियट शेप में बनाया हुआ है। चलते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे करंट अफेयर से कंसर्निंग एक हिस्टोरिकल टेंपल के बारे में बात करी गई है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ही इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं टेंपल के बारे में, कोणार्क टेंपल के बारे में, और पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है, देयर आर 2 rows of 6 wheels ऑन ईच साइड ऑफ कोणार्क टेंपल। तो कोणार्क टेंपल मैंने आपको बताया था चैरियट शेप का है, तो चैरियट होगा, रथ होगा अगर, तो उसमें और क्या होगा, रथ के साथ उसके पहिए भी होंगे। तो पूछा गया कि 6 wheels हैं ऑन ईच साइड, ये हो सकता है। सेकेंड, द टेम्पल वॉज यूज एज ए नेविगेशन पॉइंट ऑफ यूरोपियन सेलर्स। यूरोपियन सेलर जो थे इस टेम्पल को एज ए नेविगेशन पॉइंट यूज करते थे, ये भी हो सकता है। द 7 horses आर सेट टू सिंबलाइज द 7 days ऑफ द वीक। इसमें जो टेम्पल है इसमें 7 horses हैं, और वो 7 days ऑफ द वीक को रेफर करते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए ये टेम्पल है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है, और इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ उड़ीसा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो उसका काफ़ी बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे 1984 के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। अगर बात करी जाए यहाँ पे कितने यहाँ पे हॉर्सेज हैं, तो 7 horses हैं, जो कि 7 दिनों को, जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं उनको बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे यूरोपियन सेलर्स को भी ये नेविगेशन करने में हेल्प करता था, ये भी ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हील्स कितने हैं। देखिए 7 horses हैं, और इसमें कितने व्हील्स हैं, 12 व्हील्स हैं। तो यहाँ पे 2 rows हैं, 12 व्हील्स ऑन ईच साइड कोणार्क सन टेम्पल की। तो पहली स्टेटमेंट इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा डी। तो ये फैक्ट्स आपको मंदिर के बारे में पता होने चाहिए, ताकि अगर हिस्ट्री से कंसर्निंग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको सही कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9, जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आपको यहाँ पे बतानी है। पहली स्टेटमेंट कहती है, इंडिया इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ एडिबल ऑयल्स। तो एडिबल ऑयल्स का इंडिया सबसे बड़ा बायर है, हो सकता है। इंडिया बाइज मोर देन 2/3 ऑफ टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स एज पाम ऑयल। तो 2/3 जो हम जितना भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें 2/3 क्या होता है, पाम ऑयल होता है, ये भी हो सकता है। मलेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। तो मलेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाला देश है, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए इंडिया जो है बहुत ज़्यादा पाम ऑयल लेता है, तो बिल्कुल बात ठीक है। तो अगर बात करें जाए कि टोटल जितना भी ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें 2/3 पाम ऑयल होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अभी हुआ क्या था, हम पाम ऑयल मलेशिया से ही लिया करते थे, लेकिन कुछ टाइम पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके इंडिया और मलेशिया के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और रिफ्ट्स हो गए थे। इस वजह से हमने क्या किया, हमने पाम ऑयल को
उनसे लेना बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया पूरे तरीके से कि हम आपसे नहीं लेंगे बिकॉज आप जो है हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो बिजनेस को और यहाँ पे पॉलिटिक्स को इंटरमिंगल करके ही देखा जाता है, बिजनेस और पॉलिटिक्स जो है वो साथ साथ ही चलती है। तो क्योंकि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करें तो हमने क्या किया, उनकी इकॉनमी को ही यहाँ पे पाम ऑयल की इकॉनमी को कट डाउन किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल का इंपोर्ट होता है या फिर सबसे ज़्यादा ऑयल का इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया करता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ एडिबल ऑयल, और हमारे यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो आता था वो मलेशिया से ही आता था, जिसको हमने कट डाउन कर दिया। अभी रिसेंटली ये जो रिलेशनशिप है कुछ ठीक होने लगे हैं, तो हमने पाम ऑयल उनसे दोबारा लेना शुरू कर दिया है। अगर बात करें क्या मलेशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पाम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी बिकॉज इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट हमारा है इंडोनेशिया। अब आप कहेंगे कि इंडोनेशिया से हम क्यों नहीं लेते हैं फिर, क्योंकि इंडोनेशिया काफ़ी तरीके की जो लेवीज होती है, काफ़ी तरीके की ड्यूटीज़ जो होती है वो अपने पाम ऑयल पे लगाता है, इसी वजह से कॉस्ट जो है उसकी वो हाई हो जाती है। लेकिन मलेशिया के केस के अंदर वो कॉस्ट जो है वो नीचे ही रहती है, तभी हम उनसे लेना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो स्वाइन फ्लू के बारे में है। 3 स्टेटमेंट दी गई है, 1 बाय 1 रीड करेंगे। पहली कहती है द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस एयरबोर्न ट्रांसमिशन। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब आपको, हम इसको डिस्कस करेंगे डेफिनेटली बाद में, बट फिलहाल ये जान लीजिए कि जो शॉर्ट डिस्टेंस एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है वो इस वायरस का होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड H1N1, इसको H1N1 भी कहा जाता है, ये भी हो सकता है। स्वाइन फ्लू के कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं। इन्फेक्शन किस तरीके का होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है, जिसमें कफ, नेजल सेक्रेशंस जैसी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, सबसे पहले तो इसको स्वाइन फ्लू कहते क्यों हैं? क्योंकि इसे स्वाइन फ्लू कहने का रीजन है बिकॉज इट वॉज नोन इन द पास्ट टू अकर इन द पीपल जो कि पिग्स की विसिनिटी में रहते थे, मतलब जो लोग पिग्स के आसपास रहते थे उन लोगों के अंदर स्वाइन फ्लू की प्रॉब्लम देखी जाती थी, इसलिए इसे स्वाइन फ्लू कहा जाता है। इसे H1N1 भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं एयरबोर्न ट्रांसमिशन का क्या मतलब है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जो भी आपके वायरसेस होते हैं वो एयरबोर्न, मतलब जो आपके एयर होती है उसके थ्रू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकते हैं, या फिर एनिमल से ह्यूमन में, और वाइस वर्सा ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, ठीक है। तो इस वजह से इसे एयरबोर्न ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। जो वेरियस सिम्टम्स दिए गए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कफ, नेजल सिक्रेशन जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा डी। इसमें जो वेरियस सिम्टम्स दिखा रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं एक बार। और हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। एक बार विद इन 2 मिनट्स हम इसे क्विकली रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था इन्वेस्टर्स और फार्मर्स के लिए जो अग्रीमेंट की बात करी गई है वो कौन लेके आया? वो उड़ीसा लेके आया। उड़ीसा ने जो ऑर्डिनेंस है वो उसको लेके आया ताकि जो कोविड-19 की वजह से नुकसान हुआ है फार्मर्स को वो अब ज़्यादा दिन ना चल सके। इन्वेस्टर्स और फार्मर्स अपने साथ अग्रीमेंट्स करें और जो इकॉनमी है पूरे तरीके से लाइन पे आ सके। देन हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में देखा था। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करी गई है। 15 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करी जाएंगी 2024-25 जो 5 साल की स्कीम है। 9% एनुअल ग्रोथ की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन करी जा रही है और जो टोटल प्रोडक्शन होगा 22 मिलियन मैट्रिक टन का होगा। फिर हमने डिस्कशन किया था माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के बारे में। 5 साल की अगेन स्कीम है। इसमें जो एक्सपेंडिचर का बाइफिकेशन होगा वो 60:40 होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे 10,000 करोड़ इसके अंदर लगाए जाएंगे। देन हमने डिस्कशन किया था कोयर के बारे में। 100% नेचुरल फाइबर होता है, कोकोनट हस्क से निकलता है और कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल होता है। जो मैट होती है, मैट्रेसेस होती हैं, ब्रशेस होते हैं वो आपने देखे होंगे, इसके बनाए जाते हैं। देन हमने डिस्कशन किया था कस्तूरी रंगन कमेटी के बारे में। कस्तूरी रंगन कमेटी में हमने देखा था कि अभी रिसेंटली एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के बारे में बात करी गई थी। 6 स्टेट्स जिसमें केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु थे, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसी वजह से इस कमेटी का नाम हमने बताया था। एक और कमेटी थी जिसका नाम हम मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, जो कि सेम ही इशू पे बनाई गई थी। इसके बाद हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करी गई थी। हमारा रैंक काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 63rd पोजीशन पे हम पहुंच गए हैं। पहले 77th पोजीशन थी हमारी। न्यूजीलैंड अभी भी टॉप पे है और हमने देखा है कि हमारा इंप्रूवमेंट जो है वो एक टाइम पर हमारा रैंक 142 तक होता था और अब उससे हाफ से भी कम हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंप्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आया है। देन हमने 100% सोलराइजेशन स्कीम के बारे में बात करी थी। कोणार्क टेम्पल जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर का विजन है यहाँ पे इसे एक सूर्य नगरी में कन्वर्ट करने का। यहाँ पे अब ये 100% सोलर लाइट से या फिर सोलर एनर्जी से चलेगा। तो यहाँ पे इसे सन गॉड को डेडिकेट किया गया और उसी तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। चैरियट शेप का ये एक पूरा टेम्पल है, इसीलिए इसके ऊपर हमने और स्टेटमेंट्स भी देखी थी। 12 व्हील्स हैं ईच साइड पे, 7 हॉर्सेज हैं जो 7 दिनों को यहाँ पे प्रतीत करते हैं। इसको यूरोपियन सेलर्स नेविगेशन के लिए भी यूज़ करते थे। 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिल चुका है। इसके बाद हमने देखा था कि
पाम ऑयल के बारे में, हमारे जो इंडिया और मलेशिया के बीच में जो रिफ्ट चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। हमने पाम ऑयल को इंपोर्ट करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है दोबारा से उनके साथ, और इंडोनेशिया जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली हमें प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से मलेशिया इज़ ए गुड ऑप्शन। हमारा यहाँ पे अगर बात करी जाए, इंडिया की वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर है, और पाम ऑयल जो है टोटल ऑयल के अंदर 2/3 रहता है। और मलेशिया जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा देश है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, तो हमें वहाँ से अच्छा खासा यहाँ पे एक इनपुट मिल जाता है। स्वाइन फ्लू के बारे में हम डिस्कशन किया था, H1N1 कहते हैं इसे, और जो लोग पिक्स की विसिनिटी में रहते थे उनको होता था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा ये। और ट्रांसमिट कैसे होता है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, एयर के थ्रू होता है, और इसके सिम्टम्स होते हैं वो भी हमने देखे थे। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। जो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसे अटैम्प्ट जरूर कर लीजिएगा। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड देन जो भी उस पर फ्री टेस्ट होगा उस पर टैप करके आप क्लिक करके उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। विद इन 2 आवर्स आपको ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी पता चल जाएगी। देन अब आपने जो मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। ट्राई करिए, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसको रेप्लिकेट करिए और कंसिस्टेंटली इसी 2 ब्रैकेट्स के अंदर परफॉर्म करिए। नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स हैं देन डेफिनेटली मैं कहूँगा सबसे पहले तो देखिए कि मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं। मिस्टेक्स नॉलेज गैप की वजह से हो रही है, या फिर आपको सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, आप क्वेश्चन को रीड सही से नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, उसको दूर करेंगे तो डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। और देन मैं कहूँगा रिवाइज ज़रूर करिएगा, बिकॉज जो गलती यहाँ पर हो गई दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट वो यूपीएससी में ना हो, उसके लिए रिवीजन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो वेरियस प्लेलिस्ट है उसको आप यूट्यूब के ऊपर वेरियस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसको ट्राई कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।